हेलो नमस्कार दोस्तों। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिजली विभाग मॉडल प्रैक्टिस सेट 10। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक गुण सूत्र संबंधी विकार है। मतलब गुण सूत्र से संबंधित कौन सा रोग होता है। तो गुण सूत्र से संबंधित जो रोग है बताइएगा। दात्र कोशिका अरक्ता, अति रक्तस्राव, डाउन संलक्षण या डाउन सिंड्रोम। तो देखिए, हिमोफीलिया नहीं होगा, अरक्ता नहीं है, बहने वाला है। डाउन सिंड्रोम है जो गुण सूत्र से संबंधित है। डाउन सिंड्रोम गुण सूत्र से संबंधित रोग है। 21वें जोड़े गुण सूत्र में जो विकार उत्पन्न होता है उससे ही डाउन सिंड्रोम उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, मांडवी सागर बीच कहाँ में स्थित है। गुजरात में, ओडिशा में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो राइट आंसर है कहाँ में होगा, केरल में, सॉरी गुजरात में। कहाँ में होगा, गुजरात में। मांडवी सागर बीच गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यह क्षेत्र समुद्र के तट पर अरब सागर का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। हजारा राम मंदिर हम्पी सही है। हजारा राम मंदिर कहाँ में है, हम्पी में है। कन्हेरा की गुफाएं मुंबई में है। होसांग शाह का मकबरा, होसांग शाह का मकबरा मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित है। होनसंग शाह के मकबरा मध्य प्रदेश के मालवा में स्थित है। कहाँ में है, तो ए राइट आंसर सी होगा जो गलत है। दिल्ली में ना होगा, कहाँ होगा, एमपी में होगा, मध्य प्रदेश में होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 मार्च को। कांकरा पर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। कांकरा पर सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पे, भागीरथी नदी पर, गोदावरी नदी पर, ताप्ती नदी पे। तो कांकरा पार परियोजना गुजरात में सूरत से 80 किलोमीटर की दूरी पर ताप्ती नदी पर स्थित है। तापी नदी या ताप्ती नदी पर स्थित है। भारत के महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक योग्यता कितनी होना चाहिए। राज्यों की परिषद के अध्यक्ष के बराबर, विधानसभा का सदस्य के बराबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर। तो जिस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया जाना है उसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की योग्यता होना चाहिए। उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, या 10 साल तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रह चुका है। उसी को हमारे अटॉर्नी जनरल के पद पे नियुक्त किया जाता है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा सर। मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। किस मुगल बादशाह ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने अधीन कर लिया था। जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो मुगल अकबर का जन्म 1542 में अमरकंटक में हुआ था। अब ये घटना 1686 में की है। तो 1686 में औरंगजेब ने जीत लिया था। तो बीजापुर का गोलकुंडा किसने अधीन कर लिया था, औरंगजेब ने। निम्नलिखित में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, जिसे बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान था।
देखिए, पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा पारित किया गया था और इसे 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए काम करने के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए रोक लगा दिया गया था। तो 1881 के अधिनियम का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड रिपन का। इससे पहले लॉर्ड लिटन थे। बिहार की जलवायु मुख्यतः कैसी है? तो बिहार की जलवायु सभी जगह एक समान नहीं है, लेकिन अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार की उपोष्ण जलवायु में स्थित है। उपोष्ण जलवायु में स्थित है। किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? किस बिहारी नेता की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन अगस्त 1918 में बंबई में हुआ था? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा सैयद हसन इमाम। सैयद हसन इमाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए यह सम्मेलन किया गया था बंबई में 1918 ईस्वी में। देखिए, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। उस असंगत विकल्प का चयन कीजिए। दौड़ना, कूदना, उछलना सब एक से संबंधित है, बाकी धकेलना को छोड़कर धकेलना अलग है। ये सब ऐच्छिक क्रियाओं से, तो धकेलना भिन्न हो जाएगा। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न संख्याओं के मध्य रखता है। देखिएगा, 87 को दोगुना कीजिएगा तो 174 होगा और 29 तिया 87, 29 तिया इसमें 3 से गुना किया गया और गुना करने पहला अंक में गुना करके फिर उसे दुगुना कर दिया गया तो 174। इसी प्रकार आपको इस 4 ऑप्शन में खोजना है। तो इस 4 ऑप्शन में क्या होगा? 72 तिया 216, 72 तिया 216 और 216 दूनी 432, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या होगी? 93। 93 में 2 जोड़े 95, 95 में 3 जोड़े 98, 98 में 5 जोड़े 103, 103 में 7 जोड़े 110, 107 में 11 जोड़े 121। मतलब जो संख्या जोड़ा गया है उसमें 2 2 प्लस 2 फिर बढ़ाया गया है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। देखिएगा, 11 का संबंध 1326 है। 11 का संबंध 1326 है। तो 11 का क्यू जो होता है मेरे दोस्त, 11 का क्यू जो होता है वो 1331 होता है और 1331 में से 5 घटा दीजिएगा तो 1326 आएगा। 5 घटा दीजिएगा कितना आएगा? 1326। उसी प्रकार 9 का क्यू कीजिएगा तो 9 का क्यू 729 होता है, 729 होता है और 5 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा? 724। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। एक कागज को निम्न चित्रों के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है। मोड़ा और काटा जाता है। एक कागज को निम्न चित्रों के अनुसार मोड़ा और काटा गया है। खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, देखिएगा छोटा कर दे रहे हैं, 15 देखिएगा। तब 15 में ये जो आकृति जो देख रहे हैं इसको खोलने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो इधर दो उधर दो तो ये बीच में चले जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक निश्चित कूट भाषा में
होम को ELJB के रूप में लिखा जाता है। HOME को ELJB लिखा जाता है। तो ARHB को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, H नंबर पे जो आ रहा है, H 8 नंबर पे आएगा, ये 8वां नंबर पे ये है, और ये 5वां नंबर पे है, वो 15 नंबर पे है, सॉरी वो 15 नंबर पे है, वो कैवा नंबर पे है, 15 नंबर पे है। तो वो 15 नंबर पे M12 है, मिडिल 13 नंबर पे। तो उसमें से घटाने के बाद सब में से 3 घटाना गया है तो आया A। तो A में से आपको 3 जोड़ना पड़े, जोड़ दिया है तो A3D, तो DUKE हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DUKE, ऑप्शन नंबर ए। वर्गों के उस विकल्प का चयन कीजिए, वर्गों के उस विकल्प का चयन कीजिए जो वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ ढंग से निरूपित करता है। देखिए 3 वेन आरेख अलग अलग है, जो तीनों एक प्रजाति का नहीं बताता है। मतलब जैसे फूल, गुलाब, कमल, फूल के अंदर गुलाब और कमल आ जाएंगे, लेकिन ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। महिला, पत्नी, शिक्षक, बूढ़ा, दुल्हन, बच्चा, तब बूढ़ा अलग हो जाएगा, बच्चा अलग हो जाएगा, दुल्हन अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी अलग अलग है, तो वेन आरेख सी नंबर को फॉलो करेगा। गणितीय चिन्हों के उसी सही संयोजन का चयन कीजिए जो क्रमित रूप से स्टार के स्थान पर रखे जाने पर समीकरण को संतुलित करता है। 18, तो 18 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में अगले स्थान पे आएगी। इस आकृति के बाद देखिए ऊपर मोड़ा, तो 2 गो मोड़ा हुआ है, फिर इसमें मोड़ा गया, फिर इसमें मोड़ा गया, तो अगला इमें भी मोड़ा जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिएगा जो 19 नंबर के क्वेश्चन को फॉलो करेगा। तो इसमें एने में मोड़ गया, ऊपर में मोड़ना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 में है सर। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका संबंध तीसरा से वही है जो दूसरे शब्द का पहले से है। अंगुली, अंगूठी, अंगुली मतलब अंगूठी, अंगुली में पहनते हैं, अंगुली में अंगूठी पहनते हैं। तो टखना में क्या पहना जाता है? 20 के बताइएगा। तो टखना मतलब पैड है, टखना मतलब पैड में पायल पहना जाता है। क्या पहना जाता है? पायल पहना जाता है। यहां से हिंदी देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध का चयन कीजिए। कवित्री लिखा हुआ है, कवित्री का शुद्ध चयन करना है। तो कवित्री, कवि प्लस इत्री मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा कवित्री। कवित्री ऑप्शन नंबर 3 होगा कवित्री। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए 22 का। तो वत्स, अग्नि, आग, मयूर, तो आग तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द है, जबकि वत्स, अग्नि, मयूर तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा भूतकाल का उदाहरण है? भूतकाल, काल 3 प्रकार के होता है, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। जो बीत गया है वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा, वह गया होगा। 23 के, तो वह गया होगा, यह भूतकाल की चर्चा है, ऑप्शन नंबर 4। कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा? कल्पित का विलोम शब्द क्या होगा? तो कल्पित का विलोम शब्द क्या होता है? सत्य। कल्पित का विलोम शब्द क्या होता है? सत्य। जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे, वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्प में उपयुक्त शब्द को चुनिए। तो जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे,
इस वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द स्थापनापन है, स्थापनापन है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। लेथरेजिक मतलब तंद्रालु होता है, इसका निश्चित क्या होता है? तो लेजी होगा। क्या होगा? लेजी होगा। ऑप्शन नंबर बी। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव चूज द वर्ड हिज which is the opposite in the meaning to the given word। मैं लेवल के क्या होगा? इसका वर्ड को चूज करना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इंटरेबल। 28 के देखिएगा, 28 के क्या होगा? तो 28 के डी ऑप्शन नंबर सही होगा। आफ्टर ए नॉइज एंड तुम लोटक्स सुपर ऑफ डॉट फॉर द डे। 29 के क्या होगा? तो यहाँ पे फॉर्म दैट रिटार्डेड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। द विलेजर इरिटेड द वॉइस ऑफ द हेल्प। 30 के क्या होगा? तो 30 के ऑप्शन नंबर होगा। अब यहां से हम लोग कंप्यूटर देखेंगे। पीओए के ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल है। तो पीओपी का पूर्ण रूप क्या होगा? तो पीओपी का मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। होम पेज किस वेबसाइट का पेज होता है? होम पेज किस वेबसाइट का पेज होता है? तो यह होम पेज पहला पेज होता है। यह पहला पेज होता है। एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? 33। तो फार्मूला बार दिखाई देता है। एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के शीर्ष पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? तो फार्मूला बार दिखाई देता है। 34 के देखिएगा, एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल को एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो शिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को बुलेट पॉइंट के रूप में दर्शाता है? 35 का, तो आउटलाइन क्या दर्शाता है? आउटलाइन। ऑप्शन नंबर क्या होगा? आउटलाइन दर्शाता है। क्रोम ब्राउजर में दाईं और प्रत्येक खुले टैब में जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाना चाहिए? 36। एमएस वर्ड में आउटलाइन दृश्य को दस्तावेज के शीर्ष स्थानों पर जाने के लिए किसका उपयोग किया चाहिए? तो कंट्रोल एन का उपयोग करना चाहिए। बताइए कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य या असत्य है? एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। हाँ, राइट आंसर है। एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में एक ही हैगिंग पोजीशन नहीं हो सकता है। नहीं, ये गलत हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए, 37 का ऑप्शन नंबर ए होगा। एक सत्य है, दूसरा असत्य है। 38 के देखिएगा, एमएस वर्ड टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एमएस तालिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो एक टेबल के पहली और अंतिम सेल को मर्ज किया जा सकता है, यह गलत है। बाकी तीनों क्या है? सही है। एमएस वर्ड के हाल के संस्करणों जैसे कि
कीवर्ड 2016 में होम मेनू के तहत क्लिपबोर्ड कमांड समूह के भाग के रूप में निम्नलिखित में से क्या दिखाई नहीं देता है? तो हाइड या शो नहीं दिखाई देता है, हा या शो दिखाई नहीं देता है। निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? सेलिंग का परिणाम पूछ रहा है, सेलिंग का 7 इसका परिणाम क्या होगा? तो एक्सेल फंक्शन किसी संख्या को निकटतम का एक राउंड करता है, तो गोलाई के लिए उपयोग करने के लिए कई को तर्क वितर्क के रूप में उपयोग, इसलिए 7 को 10 के लिए गोल किया जा सकता है, बाद वाले को 5 का निकटतम गुणक माना जाएगा, इसलिए राइट आंसर 40 का होगा जो 10 के लिए गोल किया जा सकता है। यहां से हम लोग देखेंगे टेक्निकल क्वेश्चन से। ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल का क्या लाभ है? केबल का क्या लाभ है? तो ओवरहेड वितरण लाइनों में केबल को भीड़ भार वाले इलाके में प्रयोग किया जाता है। केबल का प्रयोग भीड़ भार वाले इलाके में प्रयोग किया जाता है। विनिर्माता द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध 250 मेगा प्रतिरोध है प्रति किलोमीटर विनिर्दिष्ट किया गया है। तो 200 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? 42 का, तो इसका प्रतिरोध होगा 1250 मेगा ओम होगा। पीजोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? पीजोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो पीजोमीटर का प्रयोग उच्च दाब मापने के लिए किया जाता है। अति उच्च दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पीजोमीटर का प्रयोग किया जाता है। लोड सेल क्या है? लोड सेल क्या है? लोड सेल क्या है? स्ट्रेन गेज, फोटोवोल्टाइक सेल, थर्मिस्टर, प्रेशर पिकअप। तो लोड सेल एक फोटोवोल्टाइक सेल है। यह सेमीकंडक्टर का बना होता है जिसमें सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। यह एक सौर सेल का होता है जो सौर ऊर्जा पे कार्य करता है। तो लोड सेल एक फोटोवोल्टाइक सेल है, यह सेमीकंडक्टर का बना होता है। ट्रांसफार्मर को कोर के निर्माण के लिए सबसे प्रयुक्त सामग्री क्या है? ट्रांसफार्मर के कोर के निर्माण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जो सबसे उपयुक्त सामग्री माना जाता है? तो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिटेंट स्टील उपयुक्त लेमिनेशन प्रयोग किया जाता है। इस प्रयोग से भाबर धारा तथा हिस्टेरिस हानियां न्यूनतम होती है। इसका प्रयोग से भाबर धारा उत्पन्न नहीं होगा, हिस्टेरिस की हानियां कम होगी। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने की सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे सस्ती और उपयुक्त विधि क्या होगा? प्रतिरोध विधि, परिकत्व विधि, कैपेसिटर विधि। तो देखिए, कैपेसिटर मतलब संधारित स्टार्टर विधि सबसे उपयुक्त विधि माना जाता है। कैपेसिटर मतलब संधारित स्टार्टर विधि सबसे उपयुक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, 3 फेज इन्वर्टर परिचालन की विधिया है। 3 फेज इन्वर्टर परिचालन की विधिया क्या है? तो देखिए सर, 3 फेज इन्वर्टर की परिचालन की विधिया निकालना है तो फेजों को बांटने के लिए एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, 360/n। n क्या है? फेजों की संख्या। तो 3 फेज है तो 3 से भागा दे दीजिए। 3 से क्या कीजिएगा? तो 360 होना चाहिए। कथी पूरा जो कोण बनाएगा कितना बनाएगा? 360। तो 360 में 3 से भागा दीजिएगा तो 12 3 36 120 डिग्री। 4 से भागा देंगे तो 90 आएगा। जिससे भागा दीजिएगा फेज से उतना ही परिचालन की कोण निकलेगा। 3 फेजों के लिए जो दूसरे से इतना कोण पे स्थापित होगा और राइट आंसर 120 डिग्री होगा।
250 वोल्ट और 100 वाट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए यहां पे V बराबर दिया है 250 वोल्ट और P बराबर मतलब वाट आपको शक्ति दिया हुआ है, जो P बराबर दिया है वो दिया है आपको 100 वाट। क्या दिया है? 100 वाट। आप एक फॉर्मूला जानते हैं, P बराबर V² बट्टा R, यही ना होगा? तो आपसे प्रतिरोध पूछ रहा है तो R बराबर क्या होगा? तो V² बट्टा P होगा। तो R बराबर V² बट्टा P, तो 250 गुने 250 बट्टा कितना है? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो 25 और 25 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा सर? 625 आएगा ओम। कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, कोई डीसी शंट मोटर हल्के लोड पर चल रही है, यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तब क्या होगा? यदि फील्ड वाइंडिंग खुल जाए तो क्या होगा? तो देखिए शंट फील्ड खुल जाने से फ्लक्स की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, मोटर की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, मोटर की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि फ्लक्स की संख्या बहुत कम हो जाता है, जिससे मोटर की स्पीड बहुत ही अधिक हो जाएगी। n बराबर 1/5 होता है, फाई एक फ्लक्स है। 50 देखिएगा, मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है, मशीन की दक्षता में वृद्धि की जा सकती है तो हानिया को घटाकर, किससे? हानिया की घटाकर, हानिया को घटा दीजिएगा तो मशीन की दक्षता में वृद्धि हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है आउटपुट बटा इनपुट, आउटपुट बटा इनपुट, तो वहां से निर्गत बराबर होता है, मशीन का निर्गत बराबर आउटपुट बटा इनपुट, तो निर्गत निकालिएगा तो निर्विष्ट माइनस हानिया आएगा। 51 देखिएगा, श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड, श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड शंट फील्ड रेगुलेटर द्वारा नियंत्रित की जा सकती है। कॉमन, तो इसका फ्लक्स के घटने के साथ बढ़ती है। श्रेणी कुंडलित डीसी मोटर की स्पीड फ्लक्स के घटने के साथ घटती है। किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को उल्टा कर दिया जाए तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी शंट मोटर के सप्लाई टर्मिनल को उल्टा कर दिया जाए तो मोटर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सुनिएगा, मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए आर्मेचर या धारा की किसी को बदलना आवश्यक है, सब बदलना आवश्यक है, तो यह एक समान दिशा में चली जाएगी, यह एक समान दिशा में चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। बी वर्ग की डीसी मोटर, बी वर्ग की डीसी मोटर आर्मेचर बाइंडिंग निम्नलिखित में अधिक तापमान जाने की अनुमति नहीं देती है। कहा जाता है कि बी वर्ग की डीसी मोटर आर्मेचर बाइंडिंग में कितना डिग्री से अधिक तापमान की अनुमति नहीं देता है? तो 105 डिग्री तापमान की अनुमति से ज्यादा की अनुमति नहीं देता है। सिंगल फेज स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है 54, सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब संधारित्र कितना होता है? सिंगल फेज मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर के लिए वैद्युत अपघटन कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है, वैद्युत अपघटन कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होता है? 55, निम्न में से किस मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होता है? तो यूनिवर्सल मोटर का, यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग बल आघूर्ण अधिकतम होता है। क्या होता है? अधिकतम होता है। यूनिवर्सल मोटर का स्टार्टिंग बल अधिकतम होता है।
निम्न में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पे चलेगी? निम्न में से कौन सी सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पे चलेगी? तो कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर सिंगल फेज मोटर उच्च पावर फैक्टर पे चलती है। 57 देखिएगा, सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक बाइंडिंग उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। कहता है कि सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक बाइंडिंग उस समय कट ऑफ हो जाता है, सहायक बाइंडिंग उस समय कट ऑफ हो जाती है जब शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो कैपेसिटर स्टार्ट व कैपेसिटर रन मोटर में स्पीड आ जाएगा तो सहायक बाइंडिंग कट ऑफ हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या है? बहुत हल्का क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। विद्युत ऊर्जा का इकाई क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा जो है VIT होता है, वैद्युत ऊर्जा VIT। इसका SI मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर घंटा, वोल्ट एम्पियर घंटा। कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है? कौन सी मोटर कम से कम आवाज करती है? कौन सी मोटर सबसे कम आवाज करती है? तो हिस्टेरिस मोटर सबसे कम आवाज करती है। हिस्टेरिस मोटर के रोटर में कोई खांचा नहीं होता है। खांचा नहीं होने के कारण यह घर घर का आवाज नहीं करता है, बिना आवाज के शांत चलते रहता है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? हिस्टेरिस मोटर। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ श्रेणी में लगा होता है। कैपेसिटर स्टार्टर मोटर में कैपेसिटर जो होता है किस श्रेणी में लगा होता है? जो आप कैपेसिटर लगाते जाते हैं, जो कैपेसिटर होता है इस लंबा वाला, उस किस श्रेणी में लगा होता है? तो वह स्टार्टिंग बाइंडिंग के श्रेणी में लगाया जाता है। तो 60 का स्टार्टिंग वाइंडिंग हो जाएगा सर। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टेरिसिस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होता है। इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। यूनिवर्सल मोटर चलती है। यूनिवर्सल मोटर चलती है कैसे? तो देखिए, यूनिवर्सल मोटर जो है AC व DC सप्लाई दोनों के समान स्पीड पर चलती है। यूनिवर्सल मोटर जो है AC व DC दोनों सप्लाई पर समान रूप से कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, कहता है आमतौर पर निम्न में से किस वितरण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता है? 3 फेज 4 वायर वाला, 3 फेज 4 वायर, 3 फेज 3 वायर, सिंगल फेज 3 वायर, 4 फेज 4 वायर। देखिएगा, सिंगल फेज 4 वायर का प्रयोग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट जो आंसर होगा और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 4 होगा सर। पोतकर्षों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? पोतकर्षों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सप्लाई को रोक देती है? अर्थिंग स्विच, श्रेणी रिएक्टर, आइसोलेटर, परिपथ वियोजक। तो युक्ति सप्लाई को रोक देती है परिपथ वियोजक। परिपथ वियोजक 65 देखिएगा,
सर्किट ब्रेकर की वियोजन क्षमता, सर्किट वियोजक की वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। मतलब परिपथ न, जो सर्किट का परिपथ है उसकी वियोजन क्षमता आमतौर पर निम्नलिखित में व्यक्त की जाती है। तो सर्किट ब्रेकर की वियोजन क्षमता मेगा वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, मेगा वोल्ट एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। आवेश का यूनिट क्या होगा? आवेश का यूनिट क्या होगा? तो आवेश का यूनिट कूलाम होता है। आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम को C से सूचित किया जाता है, आवेश को Q से सूचित किया जाता है। किसी विशुद्ध धारिता पर प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल इस प्रकार लगाया गया है कि धारिता प्रतिघात 10 ओम हो जाए, आवृत्ति यदि दुगना कर दी जाए तब प्रतिघात कितना हो जाएगा? 67 की देखिएगा, तो 67 के लिए एक आपका एक फॉर्मूला हम बताए थे कि एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी होता है, जहां एफ क्या है? आवृत्ति है। एफ क्या है? आवृत्ति है। तो यहां पे निकालना है आपको, आवृत्ति पूछा है तो आवृत्ति निकाल लीजिएगा यहां से। तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 ओम हो जाएगा। प्रतिघात पूछा था, सॉरी, प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक भी ओम ही होता है, प्रतिबाधा का भी ऐसा ही मात्रक ओम ही होता है। डीसी मशीन की बाइंडिंग पूर्ण पिच बाइंडिंग कहलाती है। डीसी मशीन की बाइंडिंग पूर्ण पिच बाइंडिंग कहलाती है जब बाइंडिंग पिच पोल पिच के बराबर होता है। डीसी मशीन की बाइंडिंग पूर्ण पिच बाइंडिंग कहलाती है जब बाइंडिंग पिच और पोल पिच दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। बाइंडिंग पिच और पोल पिच आपस में बराबर हो जाएगा तो डीसी मशीन की बाइंडिंग पूर्ण पिच बाइंडिंग के कहलाएगा। डीसी मशीन पूर्ण पिच बाइंडिंग कहलाएगा। विद्युत चुंबक में चुंबक की समर्थ परिवर्तित की जा सकती है। 69, विद्युत चुंबक में चुंबक की समर्थ परिवर्तित की जा सकती है केवल करंट में परिवर्तन द्वारा, केवल बाइंडिंग टर्न में परिवर्तन द्वारा, या तो करंट या बाइंडिंग टर्न में परिवर्तन द्वारा, केवल वोल्टेज में परिवर्तन द्वारा। तो देखिएगा, विद्युत चुंबक में चुंबक की समर्थ परिवर्तित की जाती है या तो करंट या तो बाइंडिंग टर्न में परिवर्तन द्वारा। 70 देखिएगा, चार पोल मतलब P बराबर आपको दिया है 4, 5 HV 3 फेज 50 साइकिल मतलब हर्ट्ज दिया, F कितना दिया है? 50 हर्ट्ज दिया है, आवृत्ति दे दिया। कहता है स्पीड पूछ रहा है ना, तो आपका एक फॉर्मूला बताए थे कि स्पीड के लिए एक फॉर्मूला आपको होता है P बराबर ना, P बराबर 120 F बटा NS। तो अब यहाँ पे क्या है? देखिए, P पोल है, F है आवृत्ति है। तो आपको सर इस फार्मूला के लिए आपको निकालना है स्पीड। आरपीएम में स्पीड को नापा जाता है तो एनएस बराबर क्या हो जाएगा? एनएस बराबर हो जाएगा 120 गुने एफ बटा पी। यहां पे आप पुट कीजिए वैल्यू को, एफ की जगह 50 रखिएगा और 4 रखिएगा तो देखिए क्या आएगा, बताते हैं। एनएस बराबर 120 गुने 50 बटा 4, 4 से कितना बटे में कटेगा? 4 तिहाई 12 और 0 तो 30 बार में ना, तो 30 पतियाई 1500 आरपीएम हो जाएगा। 1500 आरपीएम हो जाएगा। याद रखिएगा, स्पीड निकालने के लिए एनएस बराबर 120 गुने एफ बटा पी। एफ क्या है? आवृत्ति, और पी क्या है? तो पोल की संख्या।
तीन तीन फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है, तीन फेज प्रेरण मोटर की स्पीड होती है तुल्यकालिक स्पीड से कम, तुल्यकालिक स्पीड के बराबर, तुल्यकालिक स्पीड से अधिक, घूर्णी चुंबकीय फील्ड के स्पीड के बराबर। तो तीन फेज प्रेरण मोटर की स्पीड तुल्यकालिक स्पीड से हमेशा कम होती है, तुल्यकालिक स्पीड से हमेशा कम होती है, क्योंकि यदि रोटर स्पीड समान हो जाएगा तो रोटर चालकों के बीच सापेक्ष गति शून्य हो जाएगा, तो तुल्यकालिक स्पीड से क्या होगा, कम होता है। तीन फेज प्रेरण मोटर स्टार्टर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 72। तो 3 पॉइंट स्टार्टर सही नहीं है। अर्थ वायर की पहचान के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ण कोड क्या है? अर्थ वायर की पहचान के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ण कोड क्या है? तो 72 का हरा 72 73 ना 73 का जो हो जाएगा, अर्थ वायर की पहचान के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ण कोड क्या होगा? तो हरा होता है। क्या होता है? हरा। आर फेज के लिए लाल, वाई के लिए पीला, बी फेज के लिए काला का प्रयोग किया जाता है। भारतीय विद्युत नियम 1956 के कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक के भूमि की ऊंचाई दी गई है? रूल बताना है। भारतीय विद्युत नियम जो था 1956 में कौन से नियम में ओवरहेड लाइनों में सबसे निचले चालक की भूमि ऊंचाई दी गई है? 74 के बताइएगा। तो रूल 77, रूल 77। ऑसिलेटर परिवर्तित करता है, ऑसिलेटर परिवर्तित करता है एसी को डीसी में, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में, डीसी को एसी में वांछित आवृत्ति में, क्षीण सिग्नल को परिवर्धित सिग्नल में। 75 के बताइएगा। तो एक ऑसिलेटर डीसी एसी को वांछित श्रेणी का मतलब आवृत्ति में परिवर्तित करता है। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्न में कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? तो देखिए, विद्युत का चालक मतलब चालक पदार्थ वह होता है जिसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो चालक नहीं पूछता, तो प्लास्टिक चालक नहीं है। 76 का डी होगा। 77 देखिएगा, वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? 77। तो वोल्ट मीटर का परास बढ़ाने के लिए मल्टीप्लायर प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है। परिपथ एसी हो या डीसी, परिपथ एसी हो या डीसी, किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट में प्रवाही धारा का परिमाण घटाने में सबसे प्रभावी क्या होगा? 78। तो सबसे परिणाम को घटाना है तो प्रतिरोधक सबसे अच्छी बात है कि प्रतिरोधक से धारा घट जाता है। एक सरल कैपेसिटर में दो प्लेट होती है, एक सरल कैपेसिटर में सरल मतलब साधारण कैपेसिटर में दो प्लेट होता है जो निम्नलिखित द्वारा पृथक रहता है। देखिएगा, ये हमारे संधारित्र है, इसको जो भू-अर्थिंग किया जाता है और इसमें दो प्लेट होता है, पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है। तो ये दोनों के बीच जो पिंग होता है, दोनों के बीच जो स्थान होता है, इसमें पैरा वैद्युत पदार्थ होता है। पैरा वैद्युत दूसरे प्लेट को अर्थिंग किया जाता है, भू अर्थिंग किया जाता है, जिसे संघनक प्लेट किया जाता है और इसे संवर्धक प्लेट के नाम से जाना जाता है। तो संधारित्र में कितने प्लेट होते हैं? दो प्लेट होते हैं। उन प्लेटों के बीच क्या रखा जाता है? तो पैरा वैद्युत पदार्थ रहता है। दाब विद्युत प्रभाव का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य प्रणाली में किया जाता है? दाब विद्युत प्रभाव का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य प्रणाली में किया जाता है? दाब वैद्युत प्रभाव का प्रयोग माइक्रोफोन में किया जाता है। माइक्रोफोन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दाब विद्युत प्रभाव का प्रयोग माइक्रोफोन में किया जाता है।
दिमार्गी सिग्नल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है 81। तो एक तार को दो स्थितियों में, एक तार की दो स्थितियों में देखिएगा 82 की देखिएगा, सप्लायर फ्यूज को सील्ड होता है, सप्लायर फ्यूज को सील्ड होता है जो लगा होता है एनर्जी मीटर के बाद, एनर्जी मीटर के पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में मेन स्विच के बाद। तो सप्लायर फ्यूज जो होता है एनर्जी मीटर के बाद लगाया जाता है, फ्यूज को लोड को सुरक्षा के लिए लगाया जाता है, फ्यूज को लोड की सुरक्षा के लिए लगाया। तो एनर्जी मीटर के बाद ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। दिष्ट धारा के मामले में 83 देखिएगा, दिष्ट धारा के मामले में कौन सा कथन सही व्याख्या करता है वो देखना है। धारा प्रत्यावर्ती दिशाओं में प्रवाहित होती है, धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित होती है, धारा की दिशा समय के साथ बदलती है, धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित नहीं होता है। तो देखिए धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित नहीं होता है, दिष्ट धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, दिष्ट धारा केवल एक ही दिशा में बदलती है, यह समय के साथ भी नहीं बदलता है। चार समरूप प्रतिरोधक पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। पहले संयोजन का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजन के परिणामी प्रतिरोध से कितना गुना होगा? 84। तो 84 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 16 गुना। क्या हो जाएगा? 16 गुना। तीन प्रतिरोधकों को एक त्रिभुज के रूप में जोड़ा गया है, किन्हीं दो कोनों के बीच प्रतिरोध कितना होगा? देखिए तीन प्रतिरोध है उसे त्रिभुज के से गुजारा गया है। हो गया, एगो यहाँ पे लगा हुआ। अब ये 3 ओम का है सर, और ये भी 3 ओम है, ये भी 3 है। तो किसी यहाँ से आप चलिएगा तो एक यहाँ आके मिलेगा इसके, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गया, ये दोनों श्रेणी क्रम में हुआ। और इस श्रेणी क्रम में के बाद ई निकालिएगा तो इस समांतर क्रम में हो जाएगा। किस क्रम में हो जाएगा? तो ये दोनों को आपको निकाल लीजिए कौन सा क्रम में होगा। तो ये एक दूसरे के यहां से अगर आप यहां निकालते हैं तो ये दोनों कौन सा? पहले दो प्रतिरोध की चर्चा, अच्छा किन्हीं दो कोनों के बीच प्रतिरोध। तो अगर आप पहले दो प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो 3 दूनी 6 होगा। फिर से देखिए हम आपको बता रहे हैं जैसे इस आकृति है, ठीक है, अगर यहां से प्रतिरोध गया और यहां से निकाल रहे हैं तो जो ये प्रतिरोध जो यहां तक आया, जो ये लाइन हुआ वो श्रेणी क्रम में हुआ। अब एक दूसरे के समांतर, तो ये 3 है, 3 है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आपको पता है कि RS बराबर होता है, सीधा जुड़ता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहां से आपको मिल जाएगा 6 ओम। तो RP निकालिएगा, तो RP निकालने का फॉर्मूला होता है दो गो के लिए R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2। तो एक निकला कितना? 6 और दूसरा का कितना है? 3। तो 6 प्लस 3 36 18 बटा 9। तो कितना ओम आना चाहिए? 85 का। तो 85 का 2 ओम आएगा सर। देखिए ऋणात्मक ताप गुणांक निम्न में से किसका होता है? मतलब निम्न में से किसका ऋणात्मक ताप गुणांक है? तो देखिए ऋणात्मक ताप गुणांक कुचालक का होता है, और क्या बोलते हैं? अचालक का। कुचालक का और अचालक का। तो इसमें से कौन सा है जो आपका कुचालक पदार्थ है? तो देखिए पीतल, मरकरी, सिल्वर ये सब धातु है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है अर्धचालक तथा कुचालक के श्रेणी में आता है, तो इसका ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रोलाइट का ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। सीसा
सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है कितना? सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ हो सकती है कितना? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष से 5 वर्ष, 10 से 15 वर्ष। तो राइट आंसर 2 से 5 वर्ष। सीसा अम्ल की लाइफ कितनी होती है? सीसा अम्ल बैटरी की लाइफ कितनी होती है? 2 से 5 वर्ष। संचायक बैटरी की क्षमता निम्न में से व्यक्त की जाती है। 88 क्वेश्चन नंबर। संचायक बैटरी की क्षमता किसमें व्यक्त की जाती है? तो संचायक बैटरी की क्षमता बैटरी कितने एम्पियर घंटा की वैद्युत दे सकती है, इसमें व्यक्त की जाती है। वाट घंटा और एम्पियर घंटा, वाट घंटा और एम्पियर घंटा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? 20 एम्पियर घंटे वाली सीसा संचायक बैटरी सप्लाई कर सकती है। तो आपका गलत कथन को चयन करना है। देखिए 20 एम्पियर घंटे, तो इसका मतलब हुआ कि 20 घंटे 20 घंटे तक 1 एम्पियर का करंट देगा, सही है। 1 घंटे तक 20 एम्पियर का करंट देगा, सही है। 200 घंटे तक 0.1 का करंट देगा। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ऑप्शन नंबर 20 घंटे तक 20 एम्पियर का करंट नहीं देगा। 90 देखिएगा। ई बोल्ट, ईएमएफ और आर ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले एन सेलों को यदि समांतर में जोड़ दिया जाए तो करंट की समर्थ क्या होगी? तो ई बराबर करंट की समर्थ बराबर ई बट्टा बारहका आर प्लस छोटका आर बट्टा एन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 90 के सी होगा, याद रखिएगा। आर प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोध को कितने संयोजन बना सकते हैं? आर प्रतिरोध के 3 प्रतिरोध है, आपके पास 3 प्रतिरोध है, आपको कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं? तो देखिए पहला नंबर 1, ये 3 बजाय जोड़ दिए, 1 हुआ। दूसरा नंबर 1 2 3, ये तीनों को समांतर क्रम में जोड़ दिए, 2 हुआ। फिर देखिएगा फिर हमें 2 को समांतर में जोड़े और 1 को नीचे रखे सर, तो ये 3 हुआ। फिर सर हम 2 को श्रेणी क्रम में जोड़े, फिर 1 को जोड़े, तो ये 4 हुआ। तो इस प्रकार हम आर प्रतिरोध को 3 प्रतिरोध को है 4 तरह से संयोजन किया जा सकता है। कितने तरह से संयोजन किया जा सकता है? 4 तरह से संयोजन किया जा सकता है। निम्न में से किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? कॉपर, सीसा, जिंक, मरकरी। तब प्रतिरोधकता सबसे कम किसकी होगी? तो जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। और जिसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होगी वह विद्युत का अच्छा चालक होगा। तो कॉपर इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सबसे पहला नंबर पे चांदी आता है जिसका प्रतिरोधकता सबसे कम होता है, उसके बाद कॉपर का आता है। निम्नलिखित में से किस प्रतिरोध का आकार अधिकतम होगा? प्रतिरोधक का आकार अधिकतम होगा तो 93 का होगा। यदि 2 प्रतिरोध समान क्षमता के तो उसके पावर रेटिंग अलग अलग होता है। तो 1 किलो प्रतिरोध और 1 वाट। सर 93 के ऑप्शन नंबर 3 होगा। किसी 100 वोल्ट वाले बल्ब का प्रतिरोध 50 ओम है। यदि प्रत्येक किलोवाट घंटे की ऊर्जा की खपत होने पर बल्ब कितने समय तक कार्य करेगी? 94। तो देखिए कितने घंटे तक कार्य करेगी, एक फॉर्मूला बोले उसको लिखिएगा। टी बराबर एक फॉर्मूला होता है ई बटा भी आई। क्या होता है? ई बटा भी आई। तो ई बटा भी और आई बराबर होता है भी बटा आर, भी बटा आर। तो यहां से फॉर्मूला हो गया ई आर ऊपर जाएगा बटा भी स्क्वायर। तो यहां से आप निकालिएगा 100 वोल्ट
और 500 ओम देके और बट्टा में भी स्क्वायर 100 है, 1000 आपका बांट देना है, तो 1000 बांट दीजिएगा, तो आपको हल कीजिएगा तो कितने घंटा आएगा, तो 50 घंटे आएंगे। निम्नलिखित में कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो नाइक्रोम फिलामेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, इसका प्रयोग हीटर के रूप में किया जाता है। ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं, ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट होते हैं ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता है। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित करता है तब उसका रंग नीले से बदलकर निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? 96। सिलिका जेल रबो का रंग नीले से बढ़कर पहले बैगनी फिर गुलाबी हो जाता है। क्या हो जाएगा? बैगनी फिर गुलाबी हो जाता है। और गुलाबी रंग यह प्रदर्शित करता है कि वह सिलिका जेल की नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है। इसे बदलकर यह निकाल 1500-150 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस तक ताप पर पुनः अवशोषित किया जाता है, तो यह नारंगी आकार का हो जाता है। किस आकार का हो जाता है? नारंगी आकार का हो जाता है। सोल्डर निम्नलिखित एक मिश्र धातु है। सोल्डर निम्नलिखित का एक मिश्र धातु है। 97। सोल्डर टीन एवं लेड का मिश्र धातु है। लेड एवं टीन का मिश्र धातु है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। केबल में जोड़ लगाने आम बिजली प्रयोजनों, इलेक्ट्रॉनिक रेडियो प्रयोजनों में फ्लक्स के रूप में निम्न पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। 98। तो 98 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, रेजिन। करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा है तब सेकेंडरी परिपथ क्या होगा? देखिए, करंट ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सर्किट में ये हमारे जो ट्रांसफार्मर हैं, तो प्राथमिक में जब करंट प्रवाहित हो रहा है तो सेकेंडरी में क्या होगा? तो सेकेंडरी में विद्युत खुला नहीं रखा जा सकता है। सेकेंडरी में विद्युत खुला नहीं रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा। वोल्ट मीटर परिचालन के लिए विभव ट्रांसफर का प्रयोग उच्च वोल्टेज घटाने के लिए किया जाता है, तो प्राइमरी में फेरों की संख्या क्या होगा? तो प्राइमरी में फेरों की संख्या होगा। विभव ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है क्योंकि इसे प्राइमरी में सेकेंडरी से ज्यादा टर्न होता है, तो विभव ट्रांसफर में स्टेप डाउन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पे कट गया है, तो इसका विभव ट्रांसफर कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन आंसर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर न्यूमेरिकल का वीडियो चाहते हैं तो आपको हम बना के डाल देंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त, जय हिंद मेरे दोस्त।